हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज 11वीं क्लास का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है ना। लोग अलग अलग नाम से लिखते हैं, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कोई रोटेशनल डायनेमिक्स, कोई रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। एनीवे, अपने को तो चैप्टर पढ़ने से मतलब है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कहो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहो, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन कहो। तो चलिए, मतलब इस चैप्टर में अभी तक आपने जितनी भी काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स पढ़ी है, सब कुछ काम आने वाली है। जिन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिनको काइनेमेटिक्स नहीं पता है, मोशन नहीं आता है, लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है, समझ गए ना, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा है, वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ा है, तो सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। समझ गए ना। यहाँ पर ट्रांसलेटिव मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। समझ गए ना। साइकिल जब अपन रोड पे चलाते हैं तो पहिया घूमता भी है और आगे बढ़ता भी है, ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ होने वाला है, नॉट ओनली रोटेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटिव मोशन सब कुछ पढ़ने वाले हैं अपन। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूँ। फैन अगर रोटेट हो रहा है तो वो अपनी जगह पे ही रोटेट हो रहा है, मतलब सिर्फ रोटेशनल मोशन है। साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके अपन पैडल घुमाते हैं तो व्हील अपनी जगह पे ही रोटेट होता है, मतलब सिर्फ रोटेशनल मोशन। लेकिन स्टैंड से अगर उतार दें तो वो घूमते हुए आगे भी बढ़ता है, तो फिर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटिव, मतलब दोनों मोशन हो गए ना। तो कहने का मतलब अभी तक जितना भी आपने मोशन पढ़ा है वो सारा आप अपने दिमाग में रिकैप कर लें। इवन सर्कुलर मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स में। सर्कुलर मोशन हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन के वीडियो देख लें, क्योंकि सर्कुलर मोशन अगर आपको नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। समझ पा रहे हैं ना। चैप्टर से पहले जो मैं ये कमेंट्री कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको सर्कुलर मोशन की वो चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अगेन। क्या चीज़ बताई मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, याद है ना टर्म, डेल्टा थीटा, डेल्टा ओमेगा, अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार रिकैप ले लें इनका, आप एक बार देख लें, उसके बाद ही रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ें या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ें, ठीक है ना। मैंने कहा चैप्टर को अलग अलग नामों से कई लोग जानते हैं। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। मैं हूँ सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला, बताने की जरूरत है नहीं, ये आपका ही चैनल है इजी फिजिक्स। तो चलिए, रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की बात हम करेंगे। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए, काफी बड़ा चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा सेंटर ऑफ मास वाला और दूसरा पार्ट होगा रोटेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में रखना कि हम इसको दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। फर्स्ट पोर्शन जो होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा, फिर जो सेकेंड वाला पार्ट होगा उसमें हम रोटेशन, ट्रांसलेटिव सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी सबको पता ही है, if on applying external force on the body there will be no change in intermolecular separation। अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, तो बॉडी के जो इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन है, एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, वो अगर चेंज नहीं होती है तो हम उस बॉडी को क्या मान लेते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक है ना। इफ ऑन अप्लाइंग external force, if on applying external force there is no change in intermolecular separation, then body is said to be rigid।
देखिए डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, डेफिनेशन पूछी जाती है, मैंने लिख दिया है, मूड था सुबह सुबह लिखने का इसलिए, बाकी कोई मतलब नहीं लिखने का। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी की शेप में चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे समझ लो आप, तो हम उस बॉडी को क्या मानते हैं? रिजिड। जनरली रबर को छोड़ के सारे जितने भी सॉलिड्स हैं उनको हम सबको रिजिड मान लेते हैं। अब यार इस टॉपिक को इतना लंबा मत खींचो। रबर को छोड़ के जनरली जितने भी सॉलिड्स हैं सबको हम क्या मान लेते हैं? रिजिड। और वैसे आइडियल रिजिड तो कोई बॉडी है नहीं, अपन तो लोहे को भी कंप्रेस कर देते हैं, ठोक ठोक के साले की शेप बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस पर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिजिड बॉडी क्या होती है हमें पता है। अब जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट होगा सेंटर ऑफ मास, दूसरा पार्ट होगा रोटेशन रिलेटेड, तो हम उसी पे जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। आपको सेंटर ऑफ मास समझना कि आखिर सेंटर ऑफ मास COM क्या है, व्हाई वी नीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे अभी तक हमने जो भी काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स पढ़ी है उसमें हम एक किसी पार्टिकल का मोशन पढ़ते थे, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन, उसका अपना एक मास होता था, उसकी अपनी एक वेलोसिटी होती थी, उसका अपना एक एक्सीलरेशन होता था, और हम मोशन के सारे पैरामीटर्स या डायनेमिक्स को समझ पाते थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि रिजिड बॉडी है, द बॉडी इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। अब अगर वो रिजिड बॉडी मान लो सपोज मोशन कर रही है, मोशन कुछ भी हो सकता है, ट्रांसलेटिव मोशन हो सकता है, ट्रांसलेटिव प्लस रोटेटरी मोशन हो सकता है, समझ गए ना। जैसे मान लो हम किसी चीज़ को ऐसे थोड़ा घुमाते हुए फेंकें, ऐसे करके घूमती हुई जाए, ऊपर भी जाए ऐसे करके, तो रोटेशन भी हो रहा है और ऊपर भी जा रही बॉडी। तो जब रोटेशन हो रहा है तो इसका हर पार्टिकल रोटेट हो रहा है ना, सबका लीनियर एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, तो हम मोशन डिस्कस कैसे करेंगे, समझ गए ना। तो हर बॉडी के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है, जैसे हम इसकी बात करें, अगर इसको हम ऐसे घुमाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ना, वो सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगा, ऊपर ही जाएगा। ये रोटेट भी हो रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, तो ये पार्टिकल सब रोटेट हो रहे हैं, लेकिन जो सेंटर वाला पार्टिकल है वो तो सिर्फ ऊपर ही बढ़ेगा ना, ऐसे करके देखो, सिर्फ ऊपर, वो पॉइंट मास की तरह से एक्ट करेगा ना। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी, बॉडी कह लें, सिस्टम कह लें, इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, और उसका मोशन एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, समझ गए ना। उसका अपना एक फिक्स एक्सीलरेशन होता है, एक फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, वो चेंज नहीं होती है, इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। जैसे ये बॉडी है, अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं मिडिल में होगा, अगर मिडिल से इसको हम करें ऐसे तो ये बैलेंस हो जाएगा, समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ी। इट इज द पॉइंट एट विच, ये पॉइंट बॉडी के अंदर हो सकता है, बॉडी के बाहर हो सकता है। इट इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ द बॉडी, बॉडी को या सिस्टम को, इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, ठीक है ना। फिर जब हम बॉडी की इक्वेशन लिखते हैं या फोर्स निकालते हैं तो F नेट इज इक्वल टू, F बराबर क्या होगा, M इंटू A। तो यहाँ पर A किसका लेंगे, उसी पॉइंट का, मतलब सेंटर ऑफ मास का, ACOM, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन होती है, क्योंकि अगर दूसरे पार्टिकल्स की बात करेंगे तो उनका एक्सीलरेशन सबका अलग अलग होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फिक्स होगा। तो सेंटर ऑफ मास का ही F नेट का मतलब M इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम लिखना तो P बराबर mv, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, हमें सेंटर ऑफ मास के साथ ही डील करना है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड या सेंट्रलाइज्ड। दूसरी तरह से हम सेंटर ऑफ मास को मास मूवमेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ
मास मूवमेंट, सेंटर ऑफ मास को हम किस में डिफाइन करने जा रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मास मूवमेंट। सेंटर ऑफ मास is that point around which the sum of the mass moments of all the particles is 0। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अराउंड सभी पार्टिकल का मास मूवमेंट का जो सम है वो कितना होता है? 0 होता है। अभी हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि मास मूवमेंट बेसिकली है क्या। देखिए, दैट इज सिग्मा mi ri इक्वल टू 0, जहां i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। या इसको और दूसरी तरह से लिखना है mi ri, मतलब i 1 से n तक ऐसे लिख लो, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट डॉट mn rn इक्वल टू। एक तो डेफिनेशन हमने ऊपर लिख दी, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर पूरे सिस्टम या बॉडी का मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। दूसरा, मास मूवमेंट के टर्म में हमने सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया है कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट अराउंड विच द सम ऑफ द मास मूवमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज 0, दैट इज सिग्मा mr इक्वल टू 0 या m1 r1 प्लस m2 r2। देखो, इसको समझें, आपने तराजू का प्रिंसिपल, इसको नोट कर ले पहले आप लोग, इसको रफ करना पड़ेगा, पॉज करके नोट कर लो। चलिए, आपने तराजू का प्रिंसिपल देखा हो, देखो मास मूवमेंट का मतलब बताएं। जैसे मान लो इधर एक मास टंगा हुआ है और एक मास इधर है। अगर दोनों तरफ मास बराबर है, इधर भी m है और इधर भी m है, तो डेफिनेटली अगर हम इस स्केल को सेंटर से ऐसे उठाएं, ऐसे करके इसको ऐसे सेंटर से सस्पेंड कराएं, तो ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा सिस्टम। बैलेंस इसलिए रहेगा क्योंकि इधर और दोनों तरफ मास बराबर है, और ये डिस्टेंस मान लो ये भी r है और ये भी r है, सेम डिस्टेंस है। तो मास मूवमेंट का मतलब ही होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस साइड का मास मूवमेंट कितना हुआ? m इंटू r। इस साइड का भी मास मूवमेंट कितना हुआ? m इंटू r। तो दोनों तरफ का मास मूवमेंट 0 हो गया। भाई, इधर वाला मास मूवमेंट किधर घुमाने का प्रयास करेगा? इधर तरफ ऐसे करके, और इधर वाला ऐसे, मतलब ये वाला कहेगा कि इधर घूमो। अगर ये ज्यादा होता तो इधर घुमाता, ये ज्यादा होता तो इधर घुमाता, लेकिन दोनों तरफ की बराबर है, तो ये सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये सिस्टम कहाँ रहेगा? इक्विलिब्रियम में, कारण दोनों तरफ का मास मूवमेंट सेम है। अब सोचो, अगर यहां मास ज्यादा होता और इधर मास कम होगा, तो सेंटर से अगर हम इसको सस्पेंड करा देते तो झुक जाता है ये पड़ला कि इधर मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो सेंटर से अगर आप बात करें, डिस्टेंस तो आप बराबर रख रहे हो, और मास ज्यादा तो m इंटू आर इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर m इंटू आर कम हो जाएगा ना। तो अब इसको बैलेंस करना, मास मूवमेंट बराबर होगा, वही तो सेंटर ऑफ मास होगा। इधर वाले पार्टिकल्स का मास मूवमेंट और इधर वाले पार्टिकल्स का मास मूवमेंट जब बराबर होगा तभी नेट मास मूवमेंट 0 होगा ना। तो अगर इधर मास ज्यादा है तो ये डिस्टेंस कम कर लो, m इंटू आर को मास मूवमेंट करते, इधर मास ज्यादा, इधर डिस्टेंस कम कर लो, इधर मास कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट, अगर मास यहाँ मान लो 2m है और इधर m है, हमने इधर ज्यादा कर लिया, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास अब नहीं करेगा। अब सेंटर ऑफ मास आपका इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मास ज्यादा हो गया, तो डिस्टेंस कम करोगे, m इंटू आर, इधर से r ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था मास मूवमेंट का, मतलब किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे लाई करता है जिस पॉइंट के अराउंड सिस्टम के सभी पार्टिकल्स का नेट मास मूवमेंट कितना हो? 0। मास का मूवमेंट ही नहीं होगा तो सिस्टम नहीं हिलेगा, मतलब इक्विलिब्रियम होगा। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, मान लो कल्पना करो कोई सिलेंडर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने कहा कि इसका मास जितना इधर है उतना ही इधर है,
तो जितना मास मूवमेंट इधर का होगा उतना ही मास मूवमेंट इधर का होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया सेंटर ऑफ मास। तो चलिए, कुछ रेगुलर बॉडी है जिनके सेंटर ऑफ मास आपको पता है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर पे ही आएगा, पता होना चाहिए भाई। चलिए हम हटा दें इसको। तो दोनों डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की हमने लिखी हैं। अभी हम फार्मूला बताने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये कैसे निकालेंगे। हटा दें इसको। चलिए भाई, देखिए काफी लंबा चैप्टर होने वाला है, तो आपको बिल्कुल सिंसियरली डेली का डेली पढ़ाई करना है, डेली का डेली वीडियो लेक्चर समझना है। बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़ो तो ठीक है और नहीं पढ़ो तो भी ठीक है। मैं बात क्या कर रहा था कि सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, आप पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिडिल में। स्फीयर है कहाँ होगा, सेंटर में। डिस्क है कहाँ होगा, सेंटर पे। सिलेंडर है कहाँ होगा, सेंटर पे। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब यहाँ सेंटर ऑफ मास दो तरह की चीजों का निकालेंगे। एक तो इरेगुलर शेप की बॉडी हो सकती है हमारे पास, एक रेगुलर शेप की हो सकती है, टू पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, एन पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम निकालने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसकी बात करेंगे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम कहते हैं आरसीएम। सीएम कह दो या सीओएम कह दो, थोड़ा सीओएम करते तो बहुत लंबा लिखना पड़ता है। तो आरसीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। फार्मूला m1r1 प्लस m2r2 अपॉन, देखिए रटना मत, ये टू पार्टिकल सिस्टम इस तरह से, एक पर ध्यान दो, एक पार्टिकल है, ये m1 है, इसकी पोजीशन यहां से r1 है, ये m2 है, इसकी पोजीशन r2 है। ये कोई टू पार्टिकल सिस्टम है भाई, एक ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। अब तुम्हें पता है इन दोनों का सिस्टम जो है, ये इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं होगा, उसकी पोजीशन यहां से, मान लो यहां पे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, ये क्या हो गया, ये सीएम है सेंटर ऑफ मास, ये हो गया आरसीएम। ऐसे सुनिए डायग्राम को, टू पार्टिकल सिस्टम यहां दिखाया गया, ये m1 m2 का एक टू पार्टिकल सिस्टम है कोई। m1 की पोजीशन यहां से ओरिजिन से r1 है, m2 की पोजीशन यहां से r2 है, और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, इस लाइन के बीच में कहीं होगा भाई। हमने कहा एक m1 है, एक m2 है, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा ना, यहां कहीं बीच में ही कहीं होगा। उसकी पोजीशन ये जो है वो आरसीएम है, ये r1 है, ये r2 है। ऐसे कुछ डायग्राम है, समझ गए ना। m1 वाले की पोजीशन r1 है, m2 की पोजीशन r2 है, जहां सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ओरिजिन से rcm है, उसका ये फार्मूला है। अगर मोर देन टू पार्टिकल होता तो यहां चलता जाता है m1 r1 m2 r2 m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बात ये है कि ये फार्मूला आया कहां से, तो चलिए हम इसको डिराइव कर देते हैं कि फार्मूला आखिर आया कहां से। चलिए चलिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल, वैसे तो इस डेरिवेशन की कोई जरूरत है नहीं और एनसीईआरटी में ड्राइव किया भी नहीं गया है, मैंने डायरेक्ट लिखा था। लेकिन चलिए मैं वापस बता देता हूं आपको एक बार, देखिए कुछ नहीं करना है।
वाई, ये m1 है, ये m2 है, ये पोजीशन r1 है, r2 है, ये इनका cm है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, और ये पोजीशन यहाँ से है r cm। देखिए जो कह रहा हूं उसको सुनिए, m1 और m2 एक ही सिस्टम के दो पार्टिकल हैं, मतलब m1 वाला m2 पे इंटरनल फोर्स लगाएगा और m2 वाला m1 पे इंटरनल फोर्स लगाएगा। तो इंटरनल फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ लगेगा क्या m1 और m2 पे, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा, सराउंडिंग, ऑन m1 एंड m2। डायरेक्ट लिख रहा हूं, F बराबर dP1 अपॉन dt प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं, F बराबर dP अपॉन dt। तो dP1 अपॉन dt पहले वाले पार्टिकल के लिए, इसका मोमेंटम P1 मान लिया, इसका मोमेंटम P2 मान लिया। अब देखिए d अपॉन dt, P1 की जगह m1 v1 प्लस P2 की जगह dy बाई dt हमने यहाँ लिख दिया, P1 की जगह m1 v1, P2 की जगह m2 v2, कुछ नहीं किया। मोमेंटम को वेलोसिटी में चेंज किया। अगर आप, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर पूरी काइनेमेटिक्स, पूरा लॉज ऑफ मोशन, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, जितना भी आप पढ़ चुके सब कुछ आएगा और नया कुछ नहीं आएगा, नया कुछ नहीं आएगा और आएगा सारा कुछ। तो ये हो जाएगा। अब हम वापस b को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा d अपॉन dt m1, ये रहा m1, v1 की जगह dr1 अपॉन dt प्लस m2 v2 की जगह dr2 अपॉन dt। कुछ नया कर ही नहीं रहा हूं मैं। ये dy बाई dt बाहर जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशियल भी काम आ गया। मैंने कहा अब तक जितनी फिजिक्स पढ़ी वो सारी काम आएगी। dy बाई dt ऑलरेडी बाहर था, dy बाई dt मैंने और बाहर लिया है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर क्या बचा, m1 r1 प्लस m2 r2। कुछ नहीं कर रहे हैं, फोर्स का फार्मूला है उसी को तोड़ रहे हैं, बस हो गया काम। अब देखिए F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डबल डिफरेंशिएशन ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन, हमने क्या किया अगली स्टेप में, नीचे m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया और m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस कुछ नहीं करना। ये देखो ये तो हो गया टोटल मास, m1 प्लस m2 क्या हो गया, टोटल मास। तो हम इसको F बराबर क्या लिख सकते हैं, टोटल मास मतलब m डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, ये जो टर्म है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए इसकी यूनिट क्या है, मास की, किलोग्राम, इसकी यूनिट मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर प्लस किलोग्राम इंटू मीटर, डायमेंशन यूज होगी। मैंने कहा ना अब तक जितनी फिजिक्स पढ़ी है सब यूज आएगी। किलोग्राम इंटू मीटर प्लस किलोग्राम इंटू मीटर, तो ऊपर किलोग्राम इंटू मीटर लिखा है और नीचे क्या लिखा है, किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम, तो इसका मतलब ये चीज कोई डिस्टेंस है, मीटर है इसकी यूनिट। ये जो टर्म लिखा है ना, ये वाला टर्म, ये टर्म, इसकी यूनिट तो मीटर है, मतलब ये तो कोई पोजीशन है। देखो किलोग्राम इंटू मीटर प्लस किलोग्राम इंटू मीटर, तो ऊपर किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में किलोग्राम, तो क्या बचा, मीटर, मतलब ये कोई पोजीशन है r और यही cm है। यही पोजीशन किसकी है, सेंटर ऑफ मास की। तो आ गया फार्मूला RCM बराबर, क्या आ गया, RCM किसकी जगह रखा है, इसकी जगह m1 r1
प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस, तो ये था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला। 2 पार्टिकल सिस्टम था इसलिए 2 ही टर्म आ रहे हैं। अगर मोर देन 2 होता तो M3R3 ऐसे चलता जाता, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए इस फार्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम M lies on position vector R. So this position vector R is called as position vector of center of mass. इसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं क्योंकि टोटल मास जहां लाई करता है वही तो सेंटर ऑफ मास होता है। तो टोटल मास कहां लाई कर रहा है? R पे। तो यही R सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। तो नोट कर लें इसको, छोटा सा ही फार्मूला था। वैसे तो आप डायरेक्ट याद ही रखना आपको RCM का फार्मूला, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको रखने की जरूरत मतलब सॉरी डिराइव करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। नोट कर लिया? चलिए हटा रहा हूं मैं इसको। अब जरूरी नहीं है कि 2 ही पार्टिकल हो, मतलब हम इन जनरल क्या लिखेंगे? अगर हम इन जनरल की बात करें तो RCM इक्वल टू M1R1 प्लस डॉट डॉट MNRN अपॉन M1 प्लस, ये फार्मूला बना जा करके। इसको और अगर हम सरल तरीके से लिखना चाहें तो हम समेशन के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं हम जनरल RCM इक्वल टू सिग्मा ऑफ MI/RI। ये MR चल रहा है ना, तो MI/RI लिख दो। I की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर के n तक, अपॉन में समेशन ऑफ MI। यार टोटल मास ही है ये, तो ऐसे लिख लो आप 1 अपॉन टोटल मास सिग्मा ऑफ MI/RI। I इक्वल टू 1 से, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों रख लो? सिग्मा MR अपॉन M, सिग्मा MR अपॉन M, मतलब जितने भी MR के टर्म सबको जोड़ लो, M1R1 M2R2 M3R3 सबको जोड़ के अपॉन में टोटल मास। अब जरूरी नहीं है कि पोजीशन R से रिप्रेजेंट करें। आप पोजीशन के मतलब 2 पार्ट रख सकते हैं, X Y Z। इस सेंटर ऑफ मास जरूरी थोड़ी एक लाइन पे ही हो, ताकि उसका X कोऑर्डिनेट X पे भी हो सकता है, किसी प्लेन में हो सकता है, स्पेस में हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास के तीनों, जैसे X के टर्म लिखना था हमने XCM लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे? M1X1 प्लस M2X2 प्लस डॉट डॉट MNXN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट। समझ गए ना? अगर हमें YCM लिखना है तो M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस डॉट डॉट। तो बहुत ही आसान है, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बहुत ही आसान है, इसको अप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, ठीक है ना। इसको नोट कर लें, हटा दे भाई। चलिए चलिए आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे एक पार्टिकल M1 है, ये M1 है और ये M2 है, राइट। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। अब हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है।
अब देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कहीं से निकाल सकते हैं, m1 से निकाल सकते हैं कितनी दूर पे होगा, या m2 से कितनी दूर पे होगा, तो एक ही बात है। इसके कोऑर्डिनेट हम 0 0 मान लें, इसके कोऑर्डिनेट हमने 0 0 मान लिया, क्या मान लिया 0 0। तो हम RCM की बात कर रहे हैं, RCM फार्मूला क्या है, m1 r1 प्लस ठीक है ना। ये m1 m2 एक टू पार्ट का सिस्टम है जिनके बीच में सेपरेशन r है, और हमें ये एक जनरल फार्मूला है, एक तरह से यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलने वाला है। इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको न्यूमेरिकल ना कहकर के हम क्या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फार्मूला। तो हम m1 से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने, तो RCM कितना आएगा, m1 की जगह m1 r1 कितना हो गया 0, ये तो ओरिजिनल मान लिया 0 0 0 प्लस m2 r2 ये कितना है r, m2 की पोजीशन यहां से, भाई यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना है, तो ये पार्टिकल यहीं रखा है, इस पार्टिकल की पोजीशन यहां से r है, तो r2 ये क्या आ जाएगा r अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब जो RCM आया है वो कितना आ गया, ये तो 0 गया, m2r अपॉन m1 प्लस, ये कहां से आया फ्रॉम m1। m1 m2 दो पार्टिकल है, इनके बीच में सेपरेशन r है, तो m1 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होगा, तो m2r। अगर यही चीज हम निकालते हैं फ्रॉम m2 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होगा, तो यहां पर m1r आ जाएगा, कितना आ जाएगा m1r अपॉन, ये फार्मूले ध्यान रख लो, मतलब अगर ये m1 m2 अगर हम मान ले थोड़ी देर के लिए सेंटर ऑफ मास है CM है, तो यहां से कितना होगा, ये सेंटर ऑफ मास m2r अपॉन m1 प्लस m2, इधर से कितना होगा m1r अपॉन m1 प्लस, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना, कि m1 से कितनी दूर होगा, m2 से कितनी दूर होगा सेंटर ऑफ मास। चलिए हटाता हूं इसको भाई, ओके ओके। हमारे पास एक ट्रेंगुलर लेमिना है, तीनों कॉर्नर के मास रखे मान लो 1 kg, यहाँ भी 1 kg, यहाँ भी 1 kg, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेमिनर फॉर्म में, तीनों कॉर्नर्स पे 1 kg के मास रखे हैं। अब मैं पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कहाँ होगा, तो मान लो ये ओरिजिन मान लो 0 0। अब इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं जिससे एक लाइन पा जाए, कहीं यहाँ कहीं होगा बीच में कहीं, तो प्लेन होगा, दो कोऑर्डिनेट होंगे ना, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। जैसे मेरा मतलब है, हम अगर आप ये कहें ये दो पार्टिकल हैं, इनका सेंटर ऑफ मास होगा, तुम्हें पता है इसी लाइन पे कहीं होगा, ऊपर नीचे तो नहीं होगा ना, तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फिगर है, इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे तो नहीं होगा, तो मतलब दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आती है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 0, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, अरे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से x कितना है 1 0 हो गया भाई, 11th स्टैंडर्ड में आ गई, इसके कोऑर्डिनेट 1 0, x पे कितना चले 1, y पे कितना चले 0, क्योंकि तो x एक्सिस पे ही है ना। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, अगर इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं तो देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट निकालनी है तो बहुत दिक्कत। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, यहाँ पे कितना चले हम आधा, ये 1/2 हो गया, और फिर ये कितना चले हैं हम निकाले, ये लाइन निकालनी पड़ेगी ना भाई। इसके कोऑर्डिनेट का मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तब हम वहां पहुंचेंगे ना। ये डिस्टेंस जो हाफ है, ये डिस्टेंस हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, इससे पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, मतलब अंडर रूट 3/2।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हाफ कॉमा √3y। कोऑर्डिनेट निकालने आपको आने पड़ेंगे। अब निकाल लो सेंटर ऑफ मास। देखिए एक्सियम, एक्सियम का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आएगा? m1 कितना है 1, x1 कितना है 0, m2 कितना है 1, x2 कितना है 1, m3 कितना है 1, ये 1, x3 कितना है 1 y2। अरे ये पहला वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो x1 x2 x3 आपको दिख रहे हैं ना। अपॉन में m1 प्लस m2 तीनों 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया। ये 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 अपॉन 3। आंसर कितना आएगा? हाफ। तीसरे सी कट जाएगा भाई मेरे, हाफ। अब ऐसे ही YCM कितना आएगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस, अब देख लो ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, y1 भी 0 है ना, m2 1 0, ये भी 0 हो गया, प्लस m3 1, y3 कितना है √3/2 अपॉन 3। कितना आंसर आएगा ये? √3/2 ये बच जाएगा 1/2√6, नहीं सॉरी 1/2√3। अरे √3 से ये 3 कटेगा, √3 आएगा, 1/2√3। तो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास में क्या है? 1/2, 1/2√3। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा 1/2 का मतलब ये 1/2 यहाँ कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे करके सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नोट कर लो। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक और तरीका हो सकता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट दिए गए, इनको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख लें, आर वेक्टर, तो सीधा m1 r1 प्लस एक ही फार्मूले से आ जाएगा। उसी में पोजीशन के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आप उस भाई समझ लीजिए, वेक्टर फॉर्म लिखते ना, तो i के साथ वाला है वो x कोऑर्डिनेट हो गया, j के साथ है वो y। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। हो गया? चलिए हटा। बहुत आसान है, सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है। अब जो चीज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं उसमें हम x y कोऑर्डिनेट नहीं, सीधा हम r के फॉर्म में निकालेंगे और डायरेक्ट अपन करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 पॉइंट मासेस 6 kg, 4 kg and 10 kg। 3 point masses 6 kg, 3 kg and 10 kg। 3 kg, 10 kg lies at coordinates। देखिए अभी ट्रायंगल में हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं? 2, 5, -3, 2, 5, -3, मतलब ये 6 किलोग्राम वाला यहाँ लाई कर रहा है। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, 5, 7, मतलब ये 3 किलोग्राम वाला यहाँ लाई कर रहा है। और तीसरा दिया गया है 4, 3, -1, 4, 3, -1। कैलकुलेशन देखना कोई टफ नहीं हो जाए, ठीक है ना, टफ नहीं है। 4 कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा,
6 4 10 10 20, थोड़ा काटने में आसानी रहेगी। 6 3 9 10 19 हो रहा था, तो 6 4 10 नीचे टोटल एम आता ना, M1 + M2 + M3, तो 6 4 10 और 10 20 ऐसे कुछ थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है ना। चलिए फाइंड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो देखिए एक तो तरीका क्या है, जैसे ये x1 y1 z1 हो गया ना, x2 y2 z2 x3 y, तो हम वही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाला सीधे, xcm बराबर m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3, फिर हम ycm निकालें m1 y1 + m2 y2, फिर हम zcm निकालें, तो सारे कोऑर्डिनेट दिए गए x y z तीनों के दिए गए, तो ये लंबा हो जाएगा, तो ये काफी लंबा हो जाएगा, तो हम एक बार में ही करेंगे। तो देखिए ये m1 वाले की पोजीशन r1 ले लो, इसको क्या ले लो, r1 ले लो इसको, मतलब r1 बराबर क्या हो गया 2i + 5j - 3k। आई होप ये तुम्हें पता होता है, ऐसे लिखा जाता है। इसकी पोजीशन को r2 ले लो, कितना हो जाएगा 2i + 5j + 7k, और इसकी पोजीशन को ले लो डायरेक्ट r3, कितना हो जाएगा 4i + 3j - k। ये लो, हो गया क्वेश्चन। आपने जो कोऑर्डिनेट था उसको पोजीशन वेक्टर में बदल लिया, तो आंसर आपका आई जे के टर्म में आ जाएगा। तो आई का मतलब, जैसे यहाँ आई का मतलब क्या था, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये वाई जेड, वैसे ही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ जाएगा, उसमें आई का कोऑर्डिनेट एक्स वाला होगा, वाई का ऐसे करके, ठीक है ना। तो आरसीएम निकाल दो डायरेक्ट, फार्मूला क्या लगाएंगे, m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 अपॉन, कर दो यार, m1 r1, m1 कहाँ रहा है, ये रहा 6, ये m1 है और r1 है, तो सीधा गुणा करो, 6 दूनी 12 आई, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 6 पंचे 30j और 6 तिया 18 माइनस का 18 के। देखो m1 r1 हो गया, m1 ये रहा, r1 ये रहा, इसका गुणा कर दिया, प्लस m2 r2, ये रहा m2 ये r2 रहा, 4 2 जा 8 आई, 4 5 जा 20j, 4 7 जा 28k, ये हो गया m2 r2 प्लस m3 r3, m3 ये रहा, ये m2 था ना, m3 r3 10 का गुणा करो, 40i प्लस 30j - 10k हो गया, अपॉन m1 + m2 + m3 6 + 4 + 10। खत्म क्वेश्चन है, छांट लो, 12i और 8i 20i और 40 60i हो गया, 60i, जी देखो कितना है, 30j 20j 50 80j, के देखो माइनस का 18 प्लस का 28, तो प्लस का 10 माइनस 0, 0k अपॉन 20। के कोऑर्डिनेट नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास प्लेन में ही लाई करेगा। अब 20 से डिवाइड कर दो, 3i + 4j + 0k, ये पोजीशन आ गई सेंटर ऑफ मास की। 30 से 20 दिया 60, 20 चौको 80 और 0 में तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3, 4, 0, 3, 4, 3, 4, 0। तो ये देखो एक लाइन में ही हमने कर लिया। तो जरूरी है कि आप बार बार XCM, YCM, ZCM आप पोजीशन वेक्टर R बना लो और सीधा m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 अपॉन m1 + m2 + m3 करके सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। एक और खास बात बता दूं मैं सेंटर ऑफ मास की, मतलब इस टाइप के तो क्वेश्चन आप कर ही दोगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ मास एंड शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस पे बात करते हैं। हटा दो इसको।
हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ मास एंड शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास की। थोड़ा साफ कर लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा जल्दी है। शिफ्टिंग ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास, मतलब क्वेश्चन ऐसा था, दो पार्टिकल हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, तो एक पार्टिकल को थोड़ा सा इधर खिसकाएं तो सेंटर ऑफ मास कितना खिसक जाएगा, या एक पार्टिकल को इधर खिसकाएं, दूसरे को कहाँ खिसकाएं कि सेंटर ऑफ मास ना खिसके। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन कैसा आएगा, और कॉपी पे लिख लिया करो। इससे बढ़िया कुछ नहीं सर क्या बता रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। मैंने क्या बताया, कई बार ऐसा था एक मास को इधर खिसका दिया, दूसरे को इधर खिसका दिया, सेंटर ऑफ मास कहाँ खिसकेगा, या एक को इधर खिसका दिया, दूसरे को इधर खिसका दिया, सेंटर ऑफ मास ना खिसके, उसको कितना खिसकाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की बात हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लो इफ कोई क्वेश्चन बना लो यार, 5 kg मास, जैसे मान लो ये है कोई भी यार, ये मान लो 5 kg है, ये 2 kg है, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। देखो सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्यादा वाले मास की तरफ शिफ्ट होता है, बीच में नहीं हो सकता ना। हमने आपको अभी बताया था मास मूवमेंट का प्रिंसिपल, अगर बीच में सेंटर ऑफ मास कैसे हो सकता है, डिस्टेंस अगर बराबर करोगे इसका मास मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा ना, मास इनटू डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इधर मास ज्यादा, इधर डिस्टेंस कम करो, मतलब इधर की तरफ शिफ्ट होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ 5 kg मास मूव्ड 2 मीटर, मान सपोज, या डिस्प्लेस्ड 2 मीटर along राइट साइड, मतलब इस 5 kg मास को 2 मीटर राइट तरफ हमने मूव किया। ऑब्वियसली मान लो सेंटर ऑफ मास है, इसको राइट तरफ मूव करोगे, सेंटर ऑफ मास भी इधर ही जाएगा राइट तरफ। अब क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg हैज टू बी मूव्ड, बाय what distance 2 kg has to be moved, has to be displaced, so that center of mass remains at same position। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। 5 kg को हम 2 मीटर तक खिसका रहे हैं, तो 5 किलोग्राम वाले को 2 किलोग्राम वाले को किधर और कितना खिसकाएं कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे जहां पहले था। बढ़िया क्वेश्चन हो गया ना। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखो एक छोटा सा फार्मूला फिर बता रहा हूं, बहुत काम की चीज है। हमने पढ़ा था RCM, M1R1 प्लस, ये रटना मत फार्मूला की 2 में ही है, 2 पार्टिकल इसलिए 2 लगा रहा हूँ, 3 होते तो कुछ और लगाते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ, DRCM इक्वल टू M1 कांस्टेंट है, DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए ये फार्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास जब आपका ओरिजिन पे ही रहता है, मतलब शिफ्ट नहीं कराता, तो ये 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट नहीं 0 हो जाएगा, तो ये इधर 0 में जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, वही M1R1 प्लस M2R2 इक्वल टू 0। जब हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताया था M1R1 प्लस M2R2 इक्वल टू 0, समझ गए ना। या M1R1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2R2, दोनों तरफ का मास मूवमेंट बराबर होता है, वही तो सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये फार्मूला इस फॉर्म में आपने नहीं पढ़ा, बाकी इस फार्मूले की कदर तो तुम्हें है, लेकिन इस फॉर्म में भी फार्मूला हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये DRCM क्या है, डिफरेंस या शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास। ये M1 पहला पार्टिकल का मास है, DR1 का मतलब उसको कितना शिफ्ट किया गया, M2 दूसरे पार्टिकल का मास, DR2 का मतलब उसको कितना शिफ्ट किया गया, तो सब कुछ पता है। इसमें क्या है, बाय व्हाट डिस्टेंस हैज टू बी डिस्प्लेस्ड सो दैट
सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम, मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो DCM कितना दिया गया 0, तो लगा दो इसको 0 बराबर, ये जब 0 हो गया तो ये भी m1 प्लस m2 0 में चला गया, 0 बराबर m1 मतलब कुछ ही ले लो 2 kg ले लो, और dr1 कितना है, मान लो r1 प्लस m2 5, dr2 कितना है 2, वही दिख रहा है इसको। देखो यार सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, चेंज नहीं होनी है, तो ये तो 0 हो गया ना फिर, और ये इधर 0 में चला गया, फार्मूला क्या बन गया m1 dr1 प्लस m2 dr2 इक्वल टू 0। तो m1 dr1 हमें पता ही नहीं, हमसे पूछा गया कि 2 किलोग्राम को कितना खिसकाना है, हमें पता नहीं, r1 मान लिया खिसकाना है, 5 किलोग्राम को कितना खिसकाएगा 2, ठीक है ना, तो 2 लिख दिया हमने, तो अपने आप आ गया 2r1 इक्वल टू माइनस ऑफ 10, r1 इक्वल टू माइनस ऑफ 5 मीटर। मतलब माइनस क्या बता रहा है कि 5 किलोग्राम को अगर 2 मीटर आप इधर ले जा रहे हो, तो 2 किलोग्राम वाले को 5 मीटर इधर खिसकाना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां पर था। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गई होगी बात। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ये फार्मूला तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो आज सेंटर ऑफ मास का, इसको भी नोट कर लो, आप पॉज कर लो, स्क्रीन छोड़ दिया मैंने आपको, पॉज करके नोट कर लो, हो गया। तो चलिए आज सेंटर ऑफ मास का ये बेसिक लेक्चर था, जिसमें ये बताया गया सेंटर ऑफ मास बेसिकली होता क्या है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम हो या 3 पार्टिकल n पार्टिकल कुछ भी हो। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या हम कह सकते हैं कि रेगुलर शेप ऑफ बॉडीज, सिलेंडर है, कोन है, हेमीस्फीयर है, इन सब के सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले जाते हैं, इनके बहुत बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे डेरिवेशंस हैं, वो हम करेंगे। फिर हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो कटेड पोर्शन होता है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, या मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, वहाँ पर वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आपको क्या काम करना है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा अपना ही चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, बेल आइकन दबा दो, रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और जो बात हर चैप्टर शुरू होने से पहले कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये चैप्टर चूँकि आज ही शुरू हुआ है तो एक भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, कुछ भी मिस मत करो, फिर हर वैरायटी का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप, मैंने कहा ना, आप कमेंट में लिखिए क्वेश्चन, आई विल गिव यू रिप्लाई। तो चलिए पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, ठीक है ना, टेक केयर, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।